आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो वैदिक काल स्टार्ट करेंगे, वैदिक पीरियड। कौन सा? हाँ, ये सारा मिलेगा, नोट्स में भी मिलेगा और ऐसे ग्रुप में तो सब लोग जुड़े हुए हैं ना, फाउंडेशन में या फिर मिशन 50 वाला ग्रुप जो है उसमें भी जुड़े हुए हैं। तो उसमें एक उससे अलग करके, नोट्स से अलग करके भी एक जगह कलेक्ट करके मैं डाल दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एविडेंसेस। आई कहीं भी नोट्स में मिल जाता है, अब ये पे भी डालिएगा ना, एविडेंसेस फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी एविडेंस कहाँ कहाँ से मिली है, हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज मिली है। अब बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस हो चुकी है, जैसे चांदी का मुकुट है वो कुणाल से मिला है, बारहसिंगा के सिंह हैं आमरी से मिला है, फिर जो जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। फिर अब इसमें कुछ कुछ चीजें जो कॉमन है, कॉमन चीजें हैं। स्टार्ट की जगह बोल दिया, कर दिया क्या? नहीं की को जानने से पहले एक चीज याद रखें, ठीक है? तो वैदिक काल जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बात याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड ऑन डेवलपमेंट एंड डिक्लाइन। सिंधु घाटी सभ्यता का अपना विकास था, उद्भव था, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड डिक्लाइन, उसका डिक्लाइन था। डिक्लाइन मीन्स नॉट द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, अंत का मतलब था कि सभ्यता का अंत नहीं था, बट कि शहरी चरण का अंत था, ठीक है? तो वैदिक पीरियड शुरू करना है, लेकिन वैदिक पीरियड से पहले एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है जो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वैदिक पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज लेटर हड़प्पन पीरियड, उत्तर हड़प्पा काल इसको कहा जाता है। लेकिन उत्तर हड़प्पा काल में वैदिक काल के कंटेम्प्ररी में, समकालीन में, वैदिक पीरियड के कंटेम्प्ररी में, वैदिक काल के समकालीन में कुछ सभ्यताएं थी जिसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहा जाता है। तो उसको करके फिर इस पे चलते हैं हम लोग, और इसमें एक सेक्शन जो आज हम लोग करेंगे वो करेंगे वैदिक लिटरेचर। तो उससे पहले एक छोटा सा पार्ट कर लेते हैं जो है उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति और डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। तो इसको 3 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। मैं बता रहा हूं। तो ये जो पार्ट आज हम लोग कर रहे हैं वो है कैल्कोलिथिक, लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर। There are 3 cultures, there were 3 cultures in this लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर्स। इसमें 3 प्रमुख कल्चर हैं। पहला है आहार संस्कृति,
आहार कल्चर, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति। तो आहार कल्चर, मालवा कल्चर एंड जोरवे कल्चर, देयर आर 3 कल्चर इन लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर में उत्तर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाणिक संस्कृति में 3 प्रमुख है, आहार कल्चर, मालवा कल्चर एंड जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर, आहार, मालवा एंड जोरवे कल्चर। क्लियर? आहार, मालवा और जोरवे कल्चर, ये 3 कल्चर है। इन तीनों में आप लोगों को याद रखना है कि आहार कल्चर वॉज डेवलप्ड इन राजस्थान रीजन, राजस्थान क्षेत्र में। मालवा कल्चर इन मध्य प्रदेश रीजन, मध्य प्रदेश में। एंड जोरवे कल्चर इन महाराष्ट्र रीजन, महाराष्ट्र क्षेत्र में। राजस्थान में आहार संस्कृति के 2 प्रमुख स्थल हैं। प्रमुख स्थल, इंपॉर्टेंट साइट्स। प्रमुख स्थल जब हम लोग करते हैं तो प्रमुख स्थल में है, एक तो याद रखेंगे प्रमुख स्थल में आहार और दूसरा गिलुंद। गिलुंद इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स में आहार एंड गिलुंद, आहार एंड गिलुंद, गिलुंद इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? इसमें प्रमुख स्थल है मालवा, कैथा, एरन। मालवा, कैथा, एरन, मालवा, कैथा, एरन। और जोरवे संस्कृति में प्रमुख स्थल बहुत सारे हैं। प्रमुख स्थल, इंपॉर्टेंट साइट्स, एक तो जोरवे हो गया, इसके अलावा इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, चंदौली और सबसे इंपॉर्टेंट दैमाबाद। दैमाबाद। तो दीज आर द साइट्स ऑफ जोरवे कल्चर। तो जोरवे कल्चर, जोरवे संस्कृति से संबंधित ये साइट्स हैं। तो यहाँ कौन कौन है? मालवा है, कैथा है, कैथा और एरन। मालवा, कैथा, एरन। और यहाँ जो है जोरवे, इनाम गांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, चंदौली और सबसे इंपॉर्टेंट है दैमाबाद। दैमाबाद। हालांकि जोरवे संस्कृति का ही एक स्थल है जिसको कि बोला जाता है नवदा टोली, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों एरिया में पड़ता है। जो बाउंड्री साइड है महाराष्ट्र और जोरवे का, ये मध्य प्रदेश का। लेटर हड़प्पन कल्चर लिख लिया। तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत, लेटर हड़प्पन कल्चर के अंतर्गत, इसको देखिए मैप में आप लोग को याद रखना चाहिए। मैप जो है ना, मैप में इस तरह से जो मैप में देखिएगा, एक स्थल यहां है आहार, आहार, मालवा,
एंड जोरवे, आहार, मालवा एंड जोरवे, ये 3 साइट्स आप लोग को याद रखना है, आहार, मालवा और जोरवे। क्लियर? तो आहार, मालवा एंड जोरवे, ये जो 3 जगह है, तो आहार, मालवा और जोरवे, तो ये 3 स्थल है, 3 संस्कृति है। एक जो है यहां पर इस राजस्थान रीजन में, मध्य प्रदेश रीजन में और महाराष्ट्र रीजन में, आहार, मालवा एंड जोरवे संस्कृति। लेटर हड़प्पन, जब हड़प्पा वाला आप लोग को याद होगा, ये हड़प्पा ये ऐसे था, यानी कि हड़प्पा का डिक्लाइन जब होता है तब ये 3 कल्चर है। दीज 3 कल्चर्स वेयर डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ हड़प्पन साइट्स। हड़प्पा जो स्थल हैं उन्हीं क्षेत्र में इन 3 संस्कृति का विकास हुआ, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। दीज 3 कल्चर्स आर लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर, उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति है। क्लियर? कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, वो 2-4 पॉइंट लिख लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे वैदिक पीरियड पे। क्लियर? तो उत्तर हड़प्पाकालीन, हड़प्पा काल का जब पतन हुआ तो वो सभ्यता का पतन नहीं था, शहर का पतन था, और इस शहर के पतन के बाद उप सिंधु संस्कृतियां प्राप्त होती हैं। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ इट्स अर्बन फेज, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ टाउनशिप ऑफ हड़प्पा, देयर वर मेनी विलेजेस साइट्स वेर फाउंड इन द रीजन ऑफ हड़प्पन साइट्स, मतलब हड़प्पन एरिया। तो हड़प्पा के क्षेत्र में जो है क्या होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्षेत्र में, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में कुछ उत्तर हड़प्पाकालीन ग्रामीण संस्कृतियां प्राप्त होती हैं। तो जनरली ये ग्रामीण है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज दैमाबाद वेयर अर्बनाइजेशन इज सीन, वॉज सीन, जहां शहरीकरण देखा गया तो दैमाबाद में, तो ये एक्सेप्शन है। तो लिखिएगा कि उत्तर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाणिक संस्कृति, लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर इज अ रूरल कल्चर। उत्तर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाणिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति है, इज अ रूरल कल्चर, एक ग्रामीण संस्कृति है, एक ग्रामीण संस्कृति है। उत्तर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाणिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति है, पहली बात लिखा, ग्रामीण संस्कृति है। किंतु दैमाबाद अपवाद है, बट दैमाबाद इज एन एक्सेप्शन। किंतु दैमाबाद अपवाद है, वेयर अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर फाउंड, जहां शहरी लक्षण प्राप्त हुए, जहां शहरी लक्षण प्राप्त हुए, वेयर अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर फाउंड, जहां शहरी लक्षण प्राप्त हुए। अपवाद है, दैमाबाद अपवाद है जहां शहरी लक्षण प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, अदरवाइज ये ग्रामीण है। दूसरी बात, एक पॉइंट और लिखिएगा, इस संस्कृति में, इन दिस कल्चर, इस संस्कृति में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, रॉ ब्रिक्स वेयर यूज्ड, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, बट गिलुंद इज एन एक्सेप्शन, किंतु गिलुंद एक अपवाद है। गिलुंद इज एन एक्सेप्शन, गिलुंद अपवाद है, गिलुंद अपवाद है, जहां पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, वेयर फायर्ड ब्रिक्स वेयर यूज्ड, फायर्ड ब्रिक्स वेयर यूज्ड, फायर्ड ब्रिक्स वेयर यूज्ड, जहां पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। क्लियर? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया गिलुंद में, ऐसे कच्ची ईंटों का। नेक्स्ट लिखिएगा, जोरवे संस्कृति का एक स्थल नवदा टोली है, नवदा टोली है। जोरवे संस्कृति का एक स्थल नवदा टोली है। नवदा टोली इज अ साइट ऑफ जोरवे कल्चर। जोरवे संस्कृति का एक स्थल नवदा टोली
नवादा टोली, नवदा टोली, नवदा टोली है, नवदा टोली, नवदा टोली है जहां सर्वाधिक फसलों की संख्या प्राप्त होती है। वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स वेयर फाउंड, जहां सर्वाधिक फसलों की संख्या प्राप्त होती है। वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स वेयर फाउंड, जहां सर्वाधिक, क्लियर। तो सर्वाधिक फसलों की संख्या कहां से प्राप्त होती है? नवदा टोली से प्राप्त होती है। और एक पॉइंट और लिखिएगा, नवदा टोली का विस्तार महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी था। नवदा टोली का विस्तार, द एक्सपेंशन ऑफ नवदा टोली वाज ऑल्सो इन एमपी, ठीक है। नवदा टोली का विस्तार मध्य प्रदेश में भी था, महाराष्ट्र के साथ साथ अलोंग विथ महाराष्ट्र, ऑल्सो इन एमपी अलोंग विथ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है नवदा टोली का। तो इतने ही पॉइंट्स यहां से आते हैं। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, आहार संस्कृति का विकास, आहार कल्चर वॉज डेवलप्ड इन बनास रिवर वैली, बनास नदी घाटी क्षेत्र में हुआ। आहार संस्कृति का विकास बनास नदी घाटी क्षेत्र में हुआ। आहार कल्चर वॉज डेवलप्ड इन बनास रिवर वैली, बनास रिवर वैली, ठीक है। तो बनास रिवर वैली में, बनास नदी घाटी में आहार संस्कृति का विकास हुआ। आहार संस्कृति का विकास बनास नदी घाटी क्षेत्र में हुआ। और ये जो आहार है ना, आहार जो है ये इसका प्रारूप स्थल है, प्रारूप स्थल है, यानी फर्स्ट साइट वेयर एक्सकावेशन वॉज डन। एंड सो आहार से पहली बार अधिक मात्रा में तांबे का उपकरण प्राप्त होता है, इसीलिए आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है। आहार इज ऑल्सो नोन एज ताम्रवती, ताम्रवती ये लिखा हुआ है ताम्रवती, आहार को ताम्रवती भी कहा गया है। हाँ, पहली बार मतलब कि जो तांबे का ढेर प्राप्त होता है। ऐसे तांबे के उपकरण इधर उधर प्राप्त हुए हैं, लेकिन पहली बार तांबे का जो ढेर है, होर्डिंग, कॉपर होर्डिंग, फर्स्ट कॉपर होर्डिंग वाज फाउंड इन आहार। सो आहार इज नोन एज ताम्रवती, आहार को ताम्रवती कहते हैं। पहला कॉपर होर्डिंग, पहला तांबे का ढेर प्राप्त होता है, इसीलिए इसको आहार को ताम्रवती कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा तांबे का ढेर जो प्राप्त हुआ है वो मध्य प्रदेश में ही गुंगेरिया में प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में प्राप्त होता है। लार्जेस्ट कॉपर होर्डिंग वाज फाउंड इन गुंगेरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो गुंगेरिया यानी लिखिएगा सर्वप्रथम सबसे बड़ा तांबे का ढेर गुंगेरिया से प्राप्त होता है, गुंगेरिया से प्राप्त होता है, जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त होता है। तो तांबे का सबसे बड़ा ढेर अगर पूछेगा, सबसे प्राचीन सबसे बड़ा ढेर अगर पूछेगा तो वो गुंगेरिया। अब पहला ढेर बोलेगा तो आहार इज नोन एज ताम्रवती, ताम्रवती। कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन इसके एक्सेप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। दैमाबाद में शहरी लक्षण प्राप्त होते हैं, गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग होता है, बनास नदी घाटी क्षेत्र में। तो देयर वेयर 3 कल्चर्स, आहार कल्चर्स, मालवा कल्चर्स एंड जोड़वे कल्चर्स इन कैल्कोलिथिक कल्चर्स, लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर्स। उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत 3 प्रमुख संस्कृतियां, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं वैदिक लिटरेचर पर, वैदिक काल पे। तो वैदिक काल हेडिंग दे दीजिएगा, वैदिक काल, वैदिक काल। वैदिक काल हेडिंग दे दीजिएगा, वैदिक काल, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड
वैदिक पीरियड, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1500 BC टू 600 BC, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का समय। मैंने बताया कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का अपना विकास और अपना पतन है, और इसके बाद एक संस्कृति प्राप्त होती है। A civilization was found which was established in 1500 BC and it is ended assumed on in 600 BC। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 600 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया, और इसके पतन के बाद आप देखते हैं कि पतन नहीं हो गया, इसके बाद मतलब कि ये टाइम पीरियड है कि जहां से फिर दूसरा काल शुरू होता है आफ्टर डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि आज जो हम लोग हैं ना, इसका डेवलपमेंट जो हुआ वो 1500 BC से हुआ, 1500 ईसा पूर्व से। बोला जाता है कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि, टाइम पीरियड बिटवीन 1500 टू 600 BC, वी कम टू नो अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। हम लोग इस काल के बारे में वैदिक साहित्य से जानते हैं। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड वैदिक पीरियड। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है, इसीलिए इसे हम वैदिक काल कहते हैं। हम लोगों को जो पता चला इस संस्कृति के बारे में वो वैदिक साहित्य से पता चला। वी केम टू नो अबाउट दिस कल्चर फ्रॉम वैदिक लिटरेचर, सो इट इज कॉल्ड वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, इसको वैदिक काल कहा जाता है। क्लियर? तो वैदिक काल के बारे में एक पॉइंट याद रखना। दूसरी बात, द फाउंडर ऑफ वैदिक पीरियड वाज आर्यंस। वैदिक काल के जो निर्माता थे वो आर्य थे। वैदिक काल के जो निर्माता थे वो आर्य थे। आर्यंस केम इन इंडिया, आर्य भारत 1500 ईसा पूर्व में आए। आर्यंस केम इन इंडिया इन 1500 BC, 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत आए। तो प्रश्न उठता है कि आर्य भारत क्यों आए और आर्य भारत कहां से आए? तो याद रखेंगे, आर्यंस वेयर कैटल कीपिंग पीपल, बेसिकली कैटल कीपिंग पीपल। तो आर्य जो थे पशुपालक थे। इन मिडिल एशिया, मध्य एशिया के निवासी थे। वहां घास भूमि का अभाव हो गया ड्यू टू लैक ऑफ ग्रासलैंड रीजन। इन सर्च ऑफ ग्रासलैंड रीजन, घास भूमि की खोज में दे केम इन इंडियन रीजन, भारतीय भूभाग में आए। इन द रीजन ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के क्षेत्र में आए। सिंधु नदी और इसके आसपास की जो नदियां थी, पंजाब की 5 नदियां, सिंधु नदी और सरस्वती नदी, ये 7 नदी थी, जिसमें सबसे लंबी नदी सिंधु है, इसीलिए इसको सप्त सैंधव बोलते हैं, और इस क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र बोलते हैं। तो इन द रीजन ऑफ सप्त सैंधव, इन द सप्त सैंधव रीजन, सप्त सैंधव क्षेत्र में, चूंकि नदियों का क्षेत्र है तो घास वगैरह, जंगल वगैरह होगा, तो पशुओं के लिए चारा मिल गया। तो इसीलिए आर्य यहां आए। आर्य पशुपालक थे, चारागाह भूमि की तलाश में आए। तो ये पूरी कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी पढ़ना है कि हम लोग इस संस्कृति के बारे में कहां से जानते हैं। तो वैदिक लिटरेचर्स, वैदिक लिटरेचर्स। तो जो वी कम टू नो अबाउट वैदिक पीरियड फ्रॉम वैदिक लिटरेचर, एंड इन वैदिक लिटरेचर एंशिएंट बुक वाज ऋग्वेदा। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है, और हम लोगों को ऋग्वेद से जिस काल की जानकारी मिलती है उसको ऋग्वैदिक काल कहा गया है। वी कम टू नो अबाउट द टाइम पीरियड फ्रॉम ऋग्वेदा, दैट इज कॉल्ड ऋग्वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड जो है, सो एंड आफ्टर दैट, वैदिक लिटरेचर के बाद इसको समझेंगे। हम लोगों को वैदिक साहित्य से इस संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वी कम टू नो फ्रॉम वैदिक लिटरेचर अबाउट दिस सिविलाइजेशन, इस संस्कृति के बारे में, इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। सो इट इज कॉल्ड वैदिक पीरियड, इसको वैदिक काल कहते हैं। इट इज कॉल्ड वैदिक कल्चर, इसको वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो वैदिक साहित्य क्या है? तो वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
4 वेदाज, उपवेदा है 4 उपवेदा, 4 वेद 4 उपवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। तो 4 उपवेद है, प्लस ब्राह्मण लिटरेचर है, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणाज, ब्राह्मण ग्रंथ को ब्राह्मणाज भी बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। बोला जाता है कि वेदाज वेर रिटेन इन पोएट्रिक फॉर्म। वेदों की जो रचना की गई थी वो कविता की शैली में, कविता सबके समझ में नहीं आती है। मैट्रिक किए होंगे ना, सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में आता हुआ कि कविता का एक्सप्लेन करना, मीनिंग पता रहेगा तब ना। तो कविता सबकी समझ में नहीं, कहानी समझ में आ जाता, कुछ लिख लेंगे, लेकिन कविता को एक्सप्लेन करना, कविता से आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही वेद को पढ़ना थोड़ा हार्ड था, काहे कि पोएटिक फॉर्म में था, कविता की शैली में था, इसीलिए वेद को एक्सप्लेन किया गया प्रोज फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मणाज। जब वेद को गद्य रूप में प्रस्तुत किया गया, लेख रूप में प्रस्तुत किया गया, तो उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। पहले जीवन की 4 अवस्था होती थी, ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था। ब्रह्मचर्य में लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरुकुल में जाकर के पढ़ लिख लिए, तो बोला जाता था क्या कि जब पूरा पढ़ाई खत्म हो जाती थी, अंतिम स्नान होता था और उस स्नान तक पढ़ते थे, और उस स्नान के बाद स्नातक कहलाते थे। तो स्नातक का जो टर्म आया उसी से डिग्री मिल गई, अब मतलब कि एजुकेटेड हो गए। और तब जो है सो वो गृहस्थ आश्रम, विवाह होता था, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। गृहस्थ में अब बच्चे हुए, बच्चों को फिर पढ़ाना लिखाना, अब बच्चों का जब विवाह कर दिया जाता, जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब जंगल चले जाते, तो वहीं पर बैठ के वेद उद पढ़ते थे। तो वहां पर जब जंगल में बैठ करके वेद पढ़ेंगे, एकांत में जाकर के, तो एकांत में जब बैठे रहिएगा तब आत्मा परमात्मा वाला चिंतन आता है। तो पहली बार आत्मा परमात्मा संबंधी चिंतन, पहली बार जो है सोल और गॉड के बारे में जो ये थॉट डेवलप होते हैं, वो होते हैं आरण्यक ग्रंथ में। आरण्यक ग्रंथ, अरण्यकाज। इन अरण्यकाज फर्स्ट फिलोसफिकल थॉट्स वेर डेवलप्ड, सोल एंड गॉड रिलेटेड। हाँ, अरण्य मतलब जंगल, जंगल में जाकर जो बुक लिखे गए, वेदाज वेर एक्सप्लेन्ड इन अरण्य, इन फॉरेस्ट रीजन, एंड देन अरण्यकाज वेर डेवलप्ड। हाँ, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं सिंपलेस्ट नहीं, यहां फिलोसफिकल फॉर्म बोलिए, फिलोसफिकल फॉर्म। हाँ, वेदाज वेर कंप्लीटली मतलब एक्सप्लेन्ड फिलोसफिकली कंप्लीटली इन उपनिषद बुक। इसके बाद एट लास्ट उपनिषदाज वेर रिटन, उपनिषद ग्रंथ की रचना सबसे लास्ट में की गई। ऑल दीज बुक्स आर बेस्ड ऑन वेदाज, सो दीज आर कॉल्ड वैदिक लिटरेचर। ये सारी किताबें जो है ना वेद पर आधारित है, इसीलिए इसको वैदिक साहित्य कहते हैं। एट लास्ट उपनिषदाज वेर रिटन, अंत में, सबसे अंत में उपनिषद की रचना की गई। सो उपनिषदाज और आर कॉल्ड वेदांता, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। हाँ, वेदों का अंत हो गया वेदांत। तो वैदिक साहित्य एक्चुअली वेदाज जो है ना, वेदाज जो है वो इमोशंस पर बेस्ड है। मतलब कि ये जो है वेदाज जो है वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट की जब इसी को जब प्रेजेंट किया गया फिलोसफिकली, तो इट वाज कॉल्ड उपनिषदाज। अब फिर एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है, तो वो क्या है, अगर आएगा प्रथम दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है, तो अरण्यक। अब वेदों की दार्शनिक व्याख्या कहां की गई है, तो उपनिषद। फर्स्ट फिलोसफिकल बुक वाज अरण्यकाज, फर्स्ट फिलोसफिकल बुक्स वेर अरण्यकाज। तो अरण्यक जो थे वो प्रथम दार्शनिक ग्रंथ थे, बट वेदाज वेर एक्सप्लेन्ड फिलोसफिकली कंप्लीटली, कंप्लीट फिलोसफिकल वे में जो किया गया, तो दैट वाज कॉल्ड उपनिषदाज। यह फर्स्ट थॉट मिलता है, आत्मा परमात्मा वाला चिंतन मिलता है। और एक जगह और कंफ्यूजन होता है, कहां होता है, वेद जो है पोएटिक फॉर्म में, कविता की शैली में, पढ़ना हार्ड है,
तो पढ़ने के लिए अब कुछ कुछ लिखते भी चलिए, नहीं तो जो है सुनते सुनते कुछ लोगों को देख रहा हूं जम्हाई आ रही है, वही तब। हाँ, इसीलिए ज्यादा सुनने में, हाँ सुनने में आनंद तो आता है, नींद भी अच्छी आती है। मैं दिल्ली में इम्तियाज सर की क्लास होती थी ना, तो ये जो बीच में होता था, तो हम लोगों की क्लास बेसमेंट में होती थी, और ऐसे ऐसे पिलर 8-10 पिलर होते थे, कारण 200-250 स्टूडेंट बैठते थे, 300-300 400-400 तक का जो रहता था। तो मैं जब इम्तियाज सर क्लास लेने जाते थे तो उनकी क्लास में मैं जाता था, तो ऐसे ही पिलर के पीछे वाला जो कुर्सी होता था वो पकड़ लेता था। बहुत अच्छे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं इम्तियाज सर, मध्यकालीन मिडिवल इंडिया बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ वही वो थ्रू आउट, मतलब पूरी जो मिडिवल इंडिया है ना उनके मुंह पर रटा हुआ है। वो बैठ जाते हैं तो जो स्टार्ट होते हैं तो सीधे 3 घंटा के बाद एंड करते हैं। मतलब एक एक चीजें उनके दिमाग में बैठी हुई हैं। तो जब सुनाना जब चालू मतलब पढ़ाना जब चालू करते थे तो उसके बाद नींद अच्छी आती थी तो सो जाता था, फिर बगल वाला उठाता था, खत्म हो गई क्लास। तो हाँ, और ये जो शैली है, हाँ, तो उस समय 2 टीचर थे हमारे जो गुरुदेव कह सकते हैं, हेमंत झा सर, तो उनकी क्लास जब किया था, हालांकि उस समय एक और टीचर थे जिनके सब चेले हैं, वो थे YD मिश्रा सर, उनकी भी कुछ क्लासेस किया था मैंने। तो वो जब हेमंत झा सर जो क्लास लेते थे तो वो बोर्ड वर्क करते थे, अच्छा लगता था। और वैसे ही मणिकांत सर हैं, वो लिखाते ज़्यादा है। अब अभी पता नहीं अब बोर्ड वर्क करते होंगे, लेकिन उस समय लिखाते ज़्यादा थे वो, और वो बोर्ड वर्क मैंने दोनों को मिक्सअप कर दिया। तो अब मैं बोर्ड वर्क भी करता हूँ, लिखाता भी हूँ, क्योंकि सिर्फ बोलने में क्या होता है, लोगों को नींद अच्छी आती है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा वैदिक लिटरेचर, तो लिखिएगा 1500 से 600 ईसा पूर्व के इतिहास की जानकारी का स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ 1500 BC टू 600 BC। 1500 से 600 ईसा पूर्व के इतिहास की जानकारी का स्रोत, 1500 से 600 ईसा पूर्व के इतिहास की जानकारी का स्रोत वैदिक साहित्य है, इज वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य है। इसीलिए ठीक है, वैदिक 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के इतिहास के काल की जानकारी का स्रोत वैदिक साहित्य है, इसीलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ 1500 BC टू 600 BC इज वैदिक लिटरेचर, सो इट इज कॉल्ड वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। क्लियर? वैदिक साहित्य में शामिल हैं, इन वैदिक लिटरेचर इंक्लूडेड, नंबर 1 लिखिएगा, वेदाज, उपवेदाज, ब्राह्मणाज, आरण्यकाज एंड उपनिषदाज। 4-5, ठीक है। हाँ, उपवेदाज, UPVEDA, वेदा, उपवेदा, ब्राह्मणाज, अरण्यकाज। मतलब एक बुक नहीं है इसमें, अरण्यकाज और उपनिषदाज। तो ठीक है, तो दीज 5 बुक्स, वेद, उपवेद, नंबर 3 ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 4 अन्य ग्रंथ, नंबर 5 उपनिषद ग्रंथ। क्लियर? मौलिक ग्रंथ जो है इसमें वेद है, वेदाज आर बेसिक बुक्स एंड अदर बुक्स आर बेस्ड ऑन वेदाज। बाकी जो किताबें हैं वेद पर आधारित हैं, लेकिन बेसिक बुक क्या है? वेद है। एट लास्ट उपनिषदाज वेर रिटन, सो उपनिषदाज आर कॉल्ड वेदांता। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना सबसे अंत में हुई। लिख दीजिए, उपनिषद ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदाज आर कॉल्ड वेदांता
because it was written at the end of Vedic literature। तो वैदिक साहित्य में यह सबसे अंत में लिखा गया। क्लियर? वैदिक साहित्य में सबसे अंत में लिखा गया, इसीलिए इसे वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य में, हाँ, वैदिक लिटरेचर में सबसे लास्ट में उपनिषद लिखे गए, इसीलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। अच्छा, फिर वो स्टेटमेंट मेरा नुक्ता के फेर से, एक होता वेदांत, एक होता वेदांग। अंत हुआ तो वेदांत, अंग हुआ तो वेदांग। तो वेदांग, देखिए, वेद को पढ़ना सरल नहीं था। वेद को पढ़ने के लिए आपको कुछ बुक्स का ज्ञान होना जरूरी था। वेद को तभी आप पढ़ सकते थे जब आप 6 बुक्स पढ़ लेते थे, और ये जो 6 बुक्स था, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ द वेदाज। वेद के अंग कहे गए हैं उसको वेद के अंग कहे गए हैं, वेदांग कहे गए हैं। अब उस वेदांग को अगर पढ़ लेते तो वेद पढ़ना सरल हो जाता। यानी वेद के 6 अंग बोले गए हैं। किसी को वेद का कान बोला गया है, नाक बोला गया, मुंह बोला गया, वो याद करना थोड़ा सरल हो जाता है। एक वेदांग लिख लीजिएगा, वेदांग। देखिए, इसको समझ लीजिए, वेदांग में 6 पुस्तकें हैं। जैसे अगर आप वेद को एक्सप्लेन करना चाहें तो वेद की आंखें होती थी ज्योतिष। ज्योतिष को वेद की आंखें कहा गया। 2 आंख है तो 2 ठो ज्योतिष लिख देते हैं। वेद की नासिका कहा गया शिक्षा को, शिक्षा इज नोज ऑफ। अब वेद का मुख बोला गया व्याकरण को, व्याकरण इज नॉन एज माउथ ऑफ वेदाज। निरुक्त वेद के कान है, निरुक्ता इज ईयर ऑफ वेदाज। निरुक्त बता रहे हैं। वेद के हाथ हैं छंद, छंद वेद के हाथ हैं। नहीं, छंद नहीं, कल्प, कल्प वेद के हाथ हैं, कल्प वेद के हाथ हैं। और वेद के जो पैर हैं वो है छंद, छंद। और तब ये कौन हो गया? ये वेद हो गया। तो वेद के 6 अंग हो गए, 6 ऑर्गन ऑफ वेदाज। ज्योतिष, ज्योतिष वेद की आंखें। तो वेदांग में 6 बुक हैं। ज्योतिष है, शिक्षा है, व्याकरण है, इन इंग्लिश ऑल्सो। ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प एंड छंद, छंद। These 6 books are known as वेदांगा। इसको वेदांग, वेदांगा। इत्यादि याद रहेगा। तो यह भी याद रहेगा कि किसको कौन सा ऑर्गन कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया, निरुक्त वाज रिटन बाय यास्क। निरुक्त की रचना यास्क ने की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक पार्ट ऑफ वेदांगा। वेदांग का जो भाषा विज्ञान है, लिंग्विस्टिक साइंस। निरुक्त इज नॉन एज लिंग्विस्टिक साइंस। निरुक्त को भाषा विज्ञान भी कहते हैं, भाषा विज्ञान भी कहते हैं। एंड इट वाज रिटन बाय यास्क, यास्क। निरुक्त को भाषा विज्ञान शास्त्र भी कहा जाता है। भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र भी कहा जाता है। निरुक्ता इज नॉन एज लिंग्विस्टिक साइंस कहा जाता है। नहीं, अरण्यकाज, अरण्यकाज वेयर द फर्स्ट फिलोसफिकल बुक, बट वेदाज वेयर एक्सप्लेन्ड फिलोसफिकली इन उपनिषदाज। फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज उपनिषद। उपनिषद जो है वो वेदों की दार्शनिक व्याख्या है। एंड फर्स्ट फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन वाज फाउंड इन अरण्यकाज। पहला दार्शनिक वर्णन अरण्यक में प्राप्त होता है। देखिए फर्स्ट, अच्छा उसको लिखा देता हूं, लिखा दूंगा।
जैसे हुआ ना, प्रथम दार्शनिक व्याख्या, फर्स्ट फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट philosophical explanation was found in अरण्यकाज, अरण्यक। तो अरण्यक में फर्स्ट फिलोसफिकल, वेदों की दार्शनिक व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन मतलब फर्स्ट फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन मतलब पहली बार आत्मा परमात्मा वाली चर्चा कहां मिलती है, थॉट, तो वो अरण्यक में। अब वेदों की दार्शनिक व्याख्या कहां मिलती है, तो ये उपनिषद में। कहां? ये निरुक्त इज नॉन एज लिंग्विस्टिक साइंस, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक। अब सोचिए, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, मेरी इंग्लिश खराब है, इसके बावजूद इतना बहुत उच्चारण कर लेता हूं। हाँ, मैं पूरी तरह से हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं, वो बिहार बोर्ड का, प्योर हिंदी मीडियम। ठीक है, तो पढ़ाते पढ़ाते डेवलप हो गया। आप ही लोगों से बहुत सारी अंग्रेजी मैंने सीख लिया है, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश आ गई है और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, अरण्यक प्रथम दार्शनिक किताब, दार्शनिक पुस्तक, प्रथम दार्शनिक पुस्तक अरण्यक। अब वेदों की दार्शनिक व्याख्या उपनिषद। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोल एंड गॉड रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इन अरण्यक, अ कंप्लीट फिलोसफिकल बुक, वेद उपनिषद। नहीं, फर्स्ट फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, पहली दार्शनिक व्याख्या किसी भी चीज का। मतलब कि दार्शनिक मतलब क्या हो गया कि चिंतन वाला। दर्शन का मतलब क्या होता है, फिलोसफी का मतलब क्या होता है, एनीथिंग ऑन विच यू थिंक। किसी भी चीज पर जब आप थिंक करते हैं तो वो आपकी फिलोसफी हो जाती है, वो आपका थॉट। अगर आप कोई थॉट निकालते हैं तो वो फिलोसफी कहलाती है। बोलते नहीं ज्यादा फिलोसफी मत बको, ठीक है। अपने आप में हर व्यक्ति दार्शनिक है, हर एक व्यक्ति का अपना दर्शन होता है। तो फिलोसफी जो है, फिलोसफी एक्चुअली फिलोसफी अंग्रेजी में जो फिलोसफी है, हिंदी में जो दर्शन शास्त्र है, दोनों में फर्क होता है। हिंदी में जो दर्शन है, दर्शन का दृश्य धातु से निकला, दृश्य का मतलब देखना होता है, किसी भी चीज को उसके मूल रूप में देखना ही दर्शन है। हिंदी इंग्लिश में फिलोसफी जो होता है दो टर्म से निकला है, फिलोस और सोफिया। फिलोस मतलब होता है ज्ञान और सोफिया मतलब होता है खोज, यानी जहां ज्ञान की खोज होती है या ज्ञान के प्रति प्रेम मतलब कि होता है, उसको बोलते हैं फिलोसफी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इन सर्च ऑफ नॉलेज फिलोसफी डेवलप्ड। तो फिलोसफी का विकास हुआ इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज के अर्थ में। और इंडिया में क्या हुआ, तो आत्मा परमात्मा के बारे में सोचने में दर्शन विकसित हुआ। नहीं, पढ़ना नहीं पड़ता है, मतलब कि चीजें वही हैं, नजर अलग अलग है। जबकि हमारे यहाँ जो है धर्म का जो स्वरूप है, अब देखिए दर्शन में, हमारे यहाँ दर्शन में ईश्वर हैं, लेकिन धर्म में ईश्वर नहीं है हमारे यहाँ। इसीलिए धर्म निरपेक्षा के जगह पर पंथ निरपेक्षता शब्द को इस्तेमाल किया गया, तो वो फिर फिलोसफिकल चीज हो जाएगी। हाँ, पॉलिटी में पढ़ना है वो। चलिए, वेदांत क्लियर। वेदांत और वेदांग में क्या फर्क है वो मैंने बताया कि वेद के 6 अंग हैं जिनको वेदांग कहते हैं। अब वेदांत क्या हो गया, वेदांत हो गया हाँ वेदों का अंत। हाँ, अब याद रखेंगे, अब फिर से उस पेज पे चलते हैं। ये लिख लिया सबने, और यही याद रखिए आता है विच बुक इज कॉल्ड द हैंड ऑफ वेदाज। वेद के हाथ किसे कहे जाते हैं, कल्प को। अच्छा, हाथ से काम करते हैं ना, वर्क करते हैं, तो वर्क रिलेटेड जो भी थॉट थे तो वो कल्प में, कल्प सूत्र में है। कल्प सारे काम को जब सिस्टमैटिक ढंग से प्रस्तुत किया गया तो वो कल्प सूत्र कहलाया। काम 3 प्रकार के होते थे, एक धर्म से संबंधित, एक घर से संबंधित और एक समाज से संबंधित।
धर्म से संबंधित जो कर्म थे उसको एक जगह इकट्ठा किया गया तो धर्म सूत्र बना। घर से संबंधित था तो गृह सूत्र बना, समाज से रिलेटेड था तो स्रोत सूत्र बना। फिर धर्म सूत्र से को जब एक्सप्लेन किया गया तो धर्म शास्त्र का विकास हुआ। और फिर धर्म शास्त्र पर जब कोई कानून बनाया गया, मतलब कानून की रचना की गई, तो उसको स्मृति साहित्य बोलते हैं, स्मृति लिटरेचर। जैसे स्मृति लिटरेचर, जैसे मतलब स्मृति साहित्य जो है ना वो कानून ग्रंथ है, हिंदू कानून ग्रंथ। जैसे कि इस्लाम के अंतर्गत जब कानून को अरेंज किया जाता है तो उसको शरीयत कहते हैं। तो वैसे ही हिंदू में जब कानून को इकट्ठा किया जाता है, मतलब कि संकलित किया जाता है, तो वो स्मृति कहलाता है। अब फर्स्ट स्मृति पर बुक जो था वो मनु स्मृति था। हाँ, बुक ऑफ ब्रह्मा, हाँ वो थॉट है, एजम्पशन है। ऐसे मनु स्मृति फर्स्ट लॉ बुक ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म का प्रथम कानून ग्रंथ जो था मनु स्मृति था। स्मृति साहित्य को आप कंपेयर कर सकते हैं शरीयत से। जैसे स्मृति साहित्य का आधार क्या है? वेद नहीं है, मतलब वेद से रिलेटेड है। तो वेद को वैसे ही जैसे शरीयत है, शरीयत का आधार कुरान भले है, लेकिन केवल कुरान नहीं है। मतलब यहाँ पर केवल वेद नहीं है आधार, और यहाँ केवल कुरान नहीं है। कुरान के अलावा जो शरीयत में आता है वो स्टेटमेंट ऑफ मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब के कथन, प्लस जो सामाजिक इक्वलिटी की बात होती है, समाज में समानता की बात होती है, और एक और होता है मतलब कि उसमें बोलते हैं ईश्वर की एकता की बात होती है, तो उसमें इजमा और कयास होता है। तो इजमा, कयास, फिर हजरत मोहम्मद साहब के कथन और तब कुरान, इन सब को बेस बना करके टाइम टू टाइम क्या होता है कि लॉ को अरेंज किया जाता है, वही शरीयत कहलाता है। वैसे ही यहाँ हिंदू धर्म में क्या हो गया कि जो वेद के बाद जो बुक्स डेवलप हुए, स्पेशली धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हुए, तो उन धर्मशास्त्र से वेद का ये कानून का कलेक्शन किया गया, लॉ का कलेक्शन किया गया, तो उसको स्मृति साहित्य बोलते हैं। और स्मृति साहित्य में फर्स्ट बुक जो था मनु स्मृति। तो स्मृति में बहुत सारी स्मृतियां, मनु ने लिखा तो मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य ने लिखा तो याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर ने लिखा तो पराशर स्मृति, नारद ने लिखा तो नारद स्मृति। तो स्मृति साहित्य में अलग अलग। वैसे ही कोई एक बुक शरीयत नहीं है, शरीयत टाइम टू टाइम वो कलेक्ट किया जाता है, तो वो शरीयत कहलाता है। अब वही जब बाद में देखेंगे सूफी परंपरा चला तो वहां पर फिर डेवलपमेंट हुआ। देखिए हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं ना तो आप सभी चीज को, मतलब कि धर्म को उसके मूल रूप में समझते हैं, और जब मूल रूप में समझेंगे ना तो सब धर्म एक हो जाएगा, सब वाद विवाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, वो सब तो वर्क हम लोग क्या करते हैं, कर्मकांड बाद में अपना लेते हैं एक दूसरे से अलग करने के लिए, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ये सब जो है कस्टम्स है, ये कस्टम्स बाद में डेवलप होता है। शुरू में जो रिलीजन होता है वो अपने पायस फॉर्म में होता है, सेक्रेड फॉर्म में होता है, और उसको बाद के लोग क्या करते हैं, उसको दूषित कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। हाँ, बिजनेस अपने लाभ के लिए उसका यूज किया जाता है। चाहे वहां पर देखिए जो भी है, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे मौलवी साहब हो, चाहे पादरी वर्ग हो, धर्म खत्म हो जाएगा, तीनों की रोजी रोटी खत्म, तीनों का भोजन खत्म। तो ये चीज है। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन किया उसको। इसी में जो जाहिल लोग होते हैं ना वो फंस जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं क्या कि कसाब जो था एक मुसलमान था। मैं देखता हूं कि कसाब निरक्षर था और कसाब गरीब था। तो निरक्षर और गरीब है तो उसको माइंड वाश करना आसान है, वो तो उसी रूप में धर्म को लेगा जैसे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और जब मौलिक रूप में जानेगा तो कहेगा कि कभी कोई भी धर्म जो है फ्रेटर्निटी की बात करता है, भाईचारा की बात करता है, मारपीट की बात ही नहीं करता है। और वो कहता है कि मारपीट का जहां कॉन्सेप्ट रहता है वहां जैसे रावण जैसा लोग है, मतलब कि जो अधर्मी है जो है उसके अगेंस्ट में उठाओ, हथियार उठाओ। मोहम्मद साहब भी हथियार उठाए थे तो किसके, अमीर लोग जो कि लोगों को क्या कर रहे हैं कि जो चढ़ावा ले रहे हैं, मतलब हाँ, तो उसके अगेंस्ट में। तो जो भी उस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उसके अगेंस्ट में हथियार उठाने की बात होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। सर आप कह रहे हो कि स्लीपर सेल को ध्यान देकर कंट्री को कैसा स्ट्रेटजी कर रही है या फिर कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, ध्यान नहीं देना मतलब उसको रिलीजन से जोड़ के नहीं देखना है। हाँ, वही बात है, रिलीजन से जोड़ के नहीं देखेंगे तो वही है। और यही होता है कि धर्म का घूंट अगर बचपन से पिला दिया जाए तो उसकी प्रवृत्ति ही धार्मिक टाइप की हो जाती है, और तब वहां क्या होता है कि उसको मोटिवेट करना बड़ा आसान होता है। हाँ, तो यही चीज है, ये चीजें कहीं ना कहीं नुकसान दे। तो मार्क्स इसीलिए बोले, मार्क्स का कथन है कि धर्म अफीम के समान होता है। आप ओपियम, लाइक ओपियम, कि आप अगर किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो उसके सामने बाकी धर्म बेकार है। और तब वहां पर क्या हो जाता है कि आप उस धर्म के नाम, जैसे अफीम ले लिए तो उसको कुछ नहीं दिखता है, वैसे कोई रिलीजन को फॉलो करे तो उस रिलीजन के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो यही है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट बनते हैं तो लॉजिकल बनिए, तार्किक बनिए, किसी भी चीज को सीधे एक्सेप्ट मत कीजिए, उस पर थिंक कीजिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट लिख दीजिए तो खत्म हो जाएगा। वैदिक लिटरेचर लिखिएगा, वेद, वेदाज और वेद मौलिक ग्रंथ हैं। वेदाज आर बेसिक बुक्स, वेद मौलिक ग्रंथ हैं। वेदाज आर बेसिक बुक्स चलिए, वेद मौलिक ग्रंथ हैं, वेदाज आर बेसिक बुक्स। इसे ईश्वरकृत, इट इज कॉल्ड गॉड क्रिएटेड, इसे ईश्वरकृत श्रुति ग्रंथ, इट इज कॉल्ड गॉड क्रिएटेड कॉमा रिवील्ड बुक, रिवील्ड बुक, रिवील्ड बुक समझते हैं? मतलब बोला जाता है ना कि गॉड अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी चीज के माध्यम से, तो उन्होंने बुक के माध्यम से अपने आप को प्रेजेंट किया, ये गॉड का क्रिएशन है। लाइक ऑल रिलीजन, जैसे सब धर्म मानता है, कुरान को माना जाता है कि अल्लाह का स्टेटमेंट है, या फिर जैसे कि बाइबल को माना जाता है गॉड का स्टेटमेंट है। तो लाइक दैट, उसी तरह से वेद को भी लोग मानते हैं कि ये ईश्वर कृत है, ये ईश्वर का कथन है, ईश्वर ने अपने आप को प्रेजेंट किया इस तरह से, और इसी में आ गया, इसको श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। इट इज रिवील्ड बुक। बहुत लोग को देखिएगा, श्रुति मतलब सुनकर आगे बढ़ना समझते हैं, लेकिन श्रुति का मतलब होता है रिवील्ड बुक, रिवीलेशन, दैव प्रकाशना, ईश्वर अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो ये हो गया श्रुति ग्रंथ। इट इज कॉल्ड गॉड क्रिएटेड रिवील्ड बुक, संहिता, संहिता, हाँ हाँ हाँ, संहिता, वही है डिस्क्लोज करना, अपने आप को डिस्क्लोज कर रहे हैं पब्लिक के सामने में, लोगों के सामने में, पीपुल के सामने में, एज बुक, बुक के रूप में। तो वो हुआ प्रकट करना। अब देखिए, इसको संहिता भी बोलते हैं। जो 4 वेद है ना, वेद को संहिता, संहिता भी बोला जाता है। संहिता मतलब कि कोडेड फॉर्म में है, कोडिंग में है, कोडिंग ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड संहिता। तो इट इज कॉल्ड गॉड क्रिएटेड रिवील्ड बुक, संहिता। तो वेद को इन नामों से भी जाना जाता है। उसमें फिर जाएंगे कि जो 4 वेद हैं, चारों वेद को संहिता कहते हैं, लेकिन उसमें अथर्ववेद जो है ना वो निकृष्ट माना जाता है। तो अथर्ववेद को छोड़ करके बाकी को जो वेद त्रयी कहते हैं, वेद त्रयी। अब लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा उपवेद। उपवेद वेद के सहायक ग्रंथ हैं। उपवेदा आर सब्सिडियरी बुक ऑफ, सब्सिडियरी बुक ऑफ वेदाज, वेदाज। तो एक साइड वेद दीजिए, एक साइड उपवेद दे दीजिए, वेद उपवेद। ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद,
अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। क्लियर। अब बोला जाता है ना ऋग्वेद का पाठ करने से ईश्वर खुश होते थे। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, उनको पढ़ने से ईश्वर खुश होते थे और इससे क्या होता है, सुख समृद्धि मिलती थी। तो लेकिन जो है सो ये सुख समृद्धि मानसिक होगा, आर्थिक होगा, लेकिन शरीर में अगर कष्ट होगा तो भगवान के पास जाइएगा तो कष्ट दूर नहीं होगा। चोट लग जाएगी तो उसका इलाज कराना, आयुर्वेद, ठीक है। तो चोट लगने पर भगवान के पास जाने से चोट ठीक नहीं हो जाएगा। पैर टूट गया, जाइएगा भगवान के पास, पूजा पाठ कीजिएगा, नमाज अदा कीजिएगा तो थोड़े ठीक हो जाएगा। उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, तो आयुर्वेद। सामवेद, फर्स्ट बुक ऑन सिंगिंग, तो संगीत पर प्रथम पुस्तक सामवेद है। सामवेद संगीत पर प्रथम पुस्तक है। सामवेद संगीत पर प्रथम पुस्तक है, फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक, सामवेद। बोला जाता है इसमें नया कुछ नहीं है। ओनली 75 श्लोक आर न्यू श्लोक। नया जो है ना, न्यू राइम्स, ओनली 75 जो श्लोक है इसका अपना नया है। अदरवाइज ऑल द श्लोक इज टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। ऋग्वेद के ही श्लोक हैं, वो म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया गया, संगीतबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, तो सामवेद हो गया। और गंधर्व जो होते थे ना, गंधर्व होते थे, जंगल में रहते थे, वो नाच गान करने वाले अर्ध देवता, सेमी गॉड माने जाते हैं। तो वो मतलब म्यूजिक के एक तरह से सिंबल हैं। तो इसीलिए इससे रिलेटेड हो गया गंधर्व वेद। गंधर्व के बारे में जानते हैं तो गंधर्व वेद। तो इसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो होता है ना, यजुर मतलब होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ विधान है, यज्ञ विधान, कस्टम्स ऑफ यज्ञ, यजना। हाँ, तो जो यज्ञ, जो एक्टिविटीज जो है, एक्टिविटीज, हाँ रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञ। यज्ञ से संबंधित जो विधान है, यजुर्वेद को यज्ञ विधान भी कहा जाता है। यजुर्वेद को यज्ञ विधान भी कहा जाता है। यजुर्वेद इज ऑल्सो नॉन एज यज्ञ मेथड। यज्ञ मेथड, तो यज्ञ विधान भी कहा जाता है यजुर्वेद को। यजुर्वेद का एक भाग, द पार्ट ऑफ यजुर्वेद इज शुल्ब सूत्र। यजुर्वेद का एक भाग शुल्ब सूत्र है। अ पार्ट ऑफ यजुर्वेद इज शुल्ब सूत्र। यजुर्वेद का एक भाग शुल्ब सूत्र है, विच इज द फर्स्ट बुक ऑन जियोमेट्री, जो ज्यामिति की पहली पुस्तक है, ज्यामिति की प्रथम पुस्तक है। द फर्स्ट बुक ऑन जियोमेट्री। जियोमेट्री पर पहली पुस्तक कौन है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र इज अ पार्ट ऑफ यजुर्वेद। हाउ टू मेक यज्ञ, जो एरिया, यज्ञ का जो क्षेत्र जो कैसे बनाया जाता है, उसी में जोड़ घटाव किया गया। पहली बार मैथमेटिक्स का यूज किया गया, जियोमेट्री का। यस यस यस। और फर्स्ट फादर ऑफ अगर पूछेगा ना जियोमेट्री तो यूक्लिड, वो यूक्लिड है। यूक्लिड इज नॉन एज फादर ऑफ, मतलब कि कहने का अर्थ है फर्स्ट जियोमेट्रिकल जो एविडेंस मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है, शुल्ब सूत्र में मिलता है। लेकिन जियोमेट्री को एक्सप्लेन पहली बार किया था यूक्लिड ने। सो यूक्लिड इज नॉन एज फादर ऑफ जियोमेट्री। अ फर्स्ट बुक ऑन जियोमेट्री दैट इज शुल्ब सूत्र। क्लियर। और अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में सामाजिक विधि विधान है, सामाजिक तंत्र मंत्र है, मैजिक्स है, जादू टोना है, ये सब जो है इसमें है। इट इज रिलेटेड टू सोशल रिचुअल्स। अथर्ववेदा इज रिलेटेड टू सोशल रिचुअल्स, मैजिक एंड कस्टम्स। इसमें ये भी है, मतलब जो अंधविश्वास वगैरह जो है वो सब इसमें है, इसीलिए इसको बढ़िया नहीं माना जाता है। दीज 3 बुक आर कॉल्ड वेदत्रयी। ऑल दीज 4 बुक आर कॉल्ड संहिता। इन चारों बुक को संहिता कहते हैं, लेकिन इसमें 3 बुक को वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी, वेदत्रयी। क्लियर। तो वेदत्रयी कहा जाता है किसको? इन 3 को। और ये चारों बुक को एक साथ संहिता कहा जाता है। और इससे रिलेटेड उपवेदा हो गया।
अब नेक्स्ट लिखिएगा वेदों की गद्यात्मक व्याख्या, वेदों की गद्यात्मक व्याख्या, वेदाज वेयर एक्सप्लेन्ड इन प्रोज फॉर्म, वेदाज वेयर एक्सप्लेन्ड इन प्रोज फॉर्म। वेदों की गद्यात्मक व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई, ब्राह्मण ग्रंथों में की गई। तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की गद्यात्मक व्याख्या की गई, प्रोज फॉर्म। अच्छा, वेदाज वेर रिटन इन पोएटिक फॉर्म, ओनली यजुर्वेद इज एक्सेप्शन विच वॉज रिटन इन बोथ फॉर्म प्रोज एंड पोएटिक। यजुर्वेद अपवाद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, अन्यथा सारे वेद पद्य फॉर्म में है, पद्य फॉर्म में है। तो वेद पद्य फॉर्म में है, वेदाज आर इन पोएटिक फॉर्म, ओनली यजुर्वेद इज एक्सेप्शन, यजुर्वेद अपवाद है व्हिच वाज रिटन इन बोथ पोएटिक एंड प्रोज फॉर्म। केवल यजुर्वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया, से सारे पद्य में लिखे गए। इसीलिए वेदों की गद्यात्मक व्याख्या की गई ब्राह्मण ग्रंथों में। तो हर वेद से रिलेटेड अलग अलग ब्राह्मणाज हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। लाइक ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितिकी ब्राह्मण, कौशितिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशितिकी, ऐत्रेय ब्राह्मण कौशितिकी। हाँ, यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय, वहां ऐत्रेय यहां तैत्रेय। और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। बाकी जितने ब्राह्मण हैं वो सब सामवेद के हैं। तो सामवेद के ढेर सारे ब्राह्मण हैं। सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो सामवेद के ब्राह्मण हैं 25 ब्राह्मण, 26 ब्राह्मण, यहाँ 25, 26 सब में ब्राह्मण लगा हुआ है। तांड्य, छांदोग्य, जैमिनी। तो मैं क्या करता था ना कि मैं सामवेद को याद नहीं करता था, वो तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। अदरवाइज ये 3 को याद कर लेना, चौथा जो बच गया वो सामवेद। ठीक है, 25 ब्राह्मण, 26 ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण। इसमें आप लोगों के काम का जो है ऐत्रेय है और शतपथ है, सबसे काम का। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण का 2 एक्सप्लेनेशन, राजत्व की अवधारणा सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में दी गई और चारों वर्ण का कर्तव्य ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया। शतपथ ब्राह्मण से 2 क्वेश्चन आता है। एक आता है कि विदेह माधव की कथा कहाँ मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में। और दूसरा कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख, कर्षण, वपन, लूनन और मर्शन, कटाई, जुताई, जुताई, कटाई, जुताई, बुआई, कटाई और मराई। तो ये जो 4 है कृषि की क्रिया, इसका एक्सप्लेनेशन पहली बार शतपथ ब्राह्मण में है। क्लियर? तो ब्राह्मण ग्रंथ सब वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके बाद एट लास्ट जो होता है वो उपनिषद होता है। तो ऋग्वेद का कौशितिकी, 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 KAUSHITIKI, कौशितिकी। ये बुक्स है ना, इसके प्रोज फॉर्म। हाँ, प्रोज फॉर्म में। दीज आर इन पोएटिक फॉर्म ओनली, यजुर्वेद इज अपवाद विच इज रिटन इन बोथ गद्य और पद्य। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, तो वो लाइट टाइम और डार्क ये जो होता है,
तो वो में यजुर्वेद है, यजुर्वेद का 2 पार्ट, यजुर्वेद में गद्य पार्ट। आप लोगों को बहुत डीप में पढ़ना नहीं है, वो तो मैंने ऑप्शनल के रूप में भी पढ़ा है, तो इस कारण से जैसे बहुत सारी चीजें पढ़ ली। आप लोगों को उतना ही मैं बता रहा हूं जितना आपके काम का है। हाँ, बाकी चीजें जो बता दे रहा हूं तो ताकि ये कॉन्सेप्ट बन जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। लिखाता हूं जितना उतना सफिशियंट है, ठीक है। तो और इसके बाद है उपनिषद, इतना ही रहने दें। अच्छा, एक फटाफट उपनिषद भी लिख ही लीजिए ना। उपनिषद कैसे लीजिएगा? उपनिषद वेदों की दार्शनिक व्याख्या, नहीं, या उपनिषद कैसे करके लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, याद करने में सुविधा हो जाएगी। उपनिषद एक हो गया वेदों की दार्शनिक व्याख्या, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज व्याख्या। दूसरा हो गया, इसकी संख्या 108 है, 108 कुल, जिसमें ऑथेंटिक जो है, प्रमाणिक जो है, देखिए कहीं कहीं 11, 12, 13 रहता है, कोई एक रहेगा ऑप्शन में। बहुत ज्यादातर किताब में रहता है कि 12 ही ऑथेंटिक है। टोटल नंबर कितना है? 108। इसमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वो है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद लार्जेस्ट, बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा, सबसे छोटा वो है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा। और इसके बाद रहता है अन्य में क्या है? एक कठोपनिषद में यम नचिकेता की कहानी है, कठोपनिषद यम नचिकेता कथा, यम नचिकेता कथा। और दूसरा है वो मुंडकोपनिषद, बहुत बार पूछा हुआ है, मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भक्ति का प्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वतर उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद, शिव भक्ति। और छांदोग्य उपनिषद कृष्ण भक्ति। उपनिषद से इतना ही क्वेश्चन आता है, कृष्ण भक्ति, ठीक है। उपनिषद तो फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज, उपनिषद। उपनिषद मतलब निषद मतलब होता है निकट, उप मतलब गुरु, गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना को ही उपनिषद कहते हैं। तो 108 टोटल नंबर ऑफ उपनिषद आर 108, इन विच ऑथेंटिक आर 12। तो कहीं कहीं बुक में देखिएगा 11, 12 और 13 रहता है, कोई एक रहेगा, कभी तीनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, तीनों रह जाए तो 12 दीजिए, 12। लार्जेस्ट बृहदारण्यक उपनिषद, स्मॉलेस्ट मांडुक्य उपनिषद। इन कठोपनिषद स्टोरी ऑफ यम नचिकेता इज गिवन, इन मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते इज एक्सप्लेन्ड फर्स्ट टाइम डिवोट, मतलब कृष्ण भक्ति, इसको कहते हैं कृष्ण भक्ति का उल्लेख, प्रे ऑफ कृष्णा वाज गिवन इन छांदोग्य उपनिषद एंड प्रे ऑफ शिवा वाज गिवन इन श्वेताश्वर उपनिषद। अदर्स, हाँ अदर्स मतलब अन्य क्या है जो इंपॉर्टेंट है, वो 108 नहीं ना पढ़ना है, या 12 भी पढ़ना बहुत मुश्किल होगा उसमें से। और छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण भक्ति का उल्लेख है, श्वेताश्वर। और छांदोग्य उपनिषद में ही एक आरुणि उद्दालक की कथा भी है। आरुणि उद्दालक ऋषि के आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, और बारिश काफी हुई तो खेत में पानी जमा हो, उसके लिए यहाँ भेजा गया, तो वो जाके वहां सो गया। तो वो जो स्टोरी है छांदोग्य उपनिषद से लिया गया, आरुणि उद्दालक कथा बोलते हैं इसको, बोलते हैं आरुणि, हाँ आरुणि उद्दालक ऋषि के उद्दालक कथा, अरुण, स्टोरी ऑफ अरुण। चलिए ठीक है, इतना ही रहने दीजिए।